हेलो गाइस, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में। मैं स्पेशल लेकर आया हूं टीजीटी के बायोलॉजी से संबंधित कई सारे गत एग्जाम में जो पूछे गए हैं उनको मैं प्रश्नों को लेकर आया है, जिनको हम डिटेल सहित बताएंगे, व्याख्या सहित बताएंगे कि किस तरह वो एग्ज़ाम में पूछे गए और भविष्य में भी ऐसे प्रश्न आपके आते हैं। सारे जब जितने भी अब तक आए हैं सारे हम वर्णन करेंगे। आइए चलते हैं। हमने 15 क्वेश्चन आपको बता दिए थे, आगे आज चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। जैसे कि आप देखते हैं, वनस्पति शास्त्र के पिता कौन हैं? ऑप्शन बताया गया है रॉबर्ट हुक, थियोफ्रेस्ट, लिनियस एंड ल्यूवेनहॉक। इंग्लिश में बताया जाए तो हु इज़ रेफर्ड एज फादर ऑफ बॉटनी? रॉबर्ट हुक, लिनियस, थियोफ्रेस्ट और ल्यूवेनहॉक। तो आप जानते हैं वनस्पति शास्त्र के जो पिता हैं या फादर ऑफ बॉटनी वो थियोफ्रेस्ट होते हैं। आइए बात करते हैं थियोफ्रेस्ट। इसका ऑप्शन हो जाएगा थियोफ्रेस्ट। इसको आप अच्छी तरीके से सब लोग देख लेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। और लगभग 50% ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको घुमा फिरा दिया जाता है, दूसरे टाइप से पूछ लिए जाते हैं, लेकिन प्रश्न वही होते हैं। इसीलिए हम डिटेल भी सारी बता रहे हैं। आइए चलते हैं डिटेल की ओर चलते हैं। तो देखा है थियोफ्रेस्ट को वनस्पति शास्त्र का पिता कहा जाता है, यानी थियोफ्रेस्ट जो है वनस्पति शास्त्र के पिता हैं। और अरस्तु को जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तु जो है जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के पिता हैं। और लीनियस को वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहा जाता है, यानी टैक्सोनॉमी ऑफ फादर। अगली प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पति शास्त्र पौधों के नाम लैटिन में इसलिए रखते हैं क्योंकि क्या रीजन है? वे साधारण मनुष्य से उच्च भावना रखते हैं। वे, सेकंड ऑप्शन है, वे साधारण मनुष्य को पौधों के अध्ययन से रोकना चाहते हैं। वे अन्य वैज्ञानिकों से उच्च भावना रखते हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय समानता रखना चाहते हैं। तो यहाँ आप जानते हैं वनस्पति शास्त्री पौधों के नाम लैटिन में इसलिए रखते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो समानता रहे, किसी भी देश में भेदभाव नेम में ना रहे, समानता रहे, इसीलिए रखते हैं। तो इंग्लिश में बताया जाता है बॉटनिस्ट नेम प्लांट्स इन लैटिन सो एज टू। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसी को इंग्लिश में बताया गया है क्लेम प्रॉपर्टी और द कॉमन मैन। इस प्रकार आप देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा अचीव इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिलिटी। अचीव इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि किस तरह ये सारे प्रश्न, इसको आप अच्छी तरीके से आप डिटेल की ओर चलते। जैसा कि आप जानते हैं कि लैटिन भाषा एक मृत भाषा है, यानी ये अब भाषा नहीं रही है। मतलब भाषा तो है लेकिन ये इसका अब विकास नहीं हो रहा है, अर्थात साधारण बोलचाल में इस भाषा का प्रयोग पूरी तरह बंद हो चुका है तथा इसमें अब तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अतः वैज्ञानिक नामकरण में लैटिन भाषा का प्रयोग करते हैं ताकि यह नाम अंतर्राष्ट्रीय रूप में समान रहे। मतलब लैटिन भाषा में इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि अब इसमें कोई विकास नहीं हो रहा है, ये बंद हो चुकी है। जो शब्द इसमें है वो शब्द उसी तरह रहते हैं, नए शब्द कोई जोड़े नहीं जाते हैं। तो आपने ऑप्शन देखा प्रश्न नंबर 17 का जो था कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से समानता प्रकट करें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक पादप का वर्णन करते समय लेखक द्वारा पहली बार प्रयोग किए जाने वाला नमूना कहलाता है। तो प्रयोग किया जाने वाला नमूना क्या कहलाता है? लैक्टोटाइप, होलोटाइप, नियोटाइप, सिनटाइप। तो जब एक पादप का वर्णन करते समय लेखक द्वारा पहली बार जब प्रयोग किया जाता है उसे हम होलोटाइप कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में अगर पढ़ें तो क्या कहेंगे? द टाइप स्पेसिमेन यूज्ड टू एन ऑथर डिस्क्राइबिंग ए प्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम एज नोन एज। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा होलोटाइप। होलोटाइप। डिस्क्रिप्शन की ओर चलते हैं। तो पौधों के हर्बेरियम नमूने को संरक्षित किया जाता है जिसका उपयोग नामकरण में होता है। इसके कई प्रकार होते हैं होलोटाइप। इसके कई प्रकार होते हैं। होलोटाइप का उपयोग लेखक द्वारा पहली बार वर्णन के लिए किया जाता है। यहाँ पर आप समझेंगे होलोटाइप का प्रयोग सबसे पहले वर्णन करने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब जाति का नाम वंश के समान होता है तब वह क्या कहलाता है? बेस्यूनिम,
टाटोनिम, होमोनिम, सिनोनिम। When species name exactly repeats generic name, it is known as। तो उसी तरह बेस्योनिम, टोटोनिम, होमोनिम, सिनोनिम। तो आप देखेंगे उसे हम टोटोनिम कहते हैं, यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और डिटेल की ओर चलते, जब वंश और जात स्पीसीज दोनों नामों के प्रत्येक अक्षर समान होते तो उसे टोटोनिम कहते हैं। टोटोनिम कहते हैं। जैसे कुछ जीवों के नाम हैं, जैसे आप नाग देखते हैं, सांप का नाम है नाजा नाजा, तो सेम होते हैं, उसे हम टोटोनिम कहते हैं। आगे चलते, एक वनस्पतिक नाम जिसमें वंश नाम पूर्ण रूप से जात संकेत पद को ही दोहराता है कहलाता है, क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा टोटोनिम। तो ये सेम बिल्कुल उसी तरह है जैसा कि डिटेल में चलिए। जब वंश नाम यानी जेनेरिक एपिथेट, जाति नाम यानी स्पेसिफिक एपिथेट को दोहराव होता है तो इसे टोटेनिम कहते हैं, जबकि जात तथा उपजात के नाम समान होने पर आटोनिम कहते हैं। यानी जात उपजात नाम समान हो तो उसे आटोनिम कहते हैं, और जब वंश और जात समान हो तो उसे हम टोटोनिम कहते हैं। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब मूल टाइप सामग्री अनुपलब्ध हो तो इस कार्य हेतु टाइप इलाके से एकत्रित एक नमूने को चुना जाता है, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पैराटाइप, साइजोटाइप, सिनटाइप, टोपोटाइप। तो इसे हम सिनटाइप कहते हैं। तो इस प्रकार इसमें भी इंग्लिश में ये सिनटाइप ऑप्शन हो जाएगा। डिटेल की ओर चलते हैं। जैसे कि लिखा है, जब मूल टाइप सामग्री अर्थात होलोटाइप अनुपलब्ध हो तो लेखक द्वारा उस क्षेत्र में एकत्रित नमूनों में से किसी एक को चुनकर उसका नामकरण किया जाता है, जिसे हम सिनटाइप कहते हैं। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, 22वां प्रश्न है। इस कथन, क्या कथन है? आइसोटाइप एक ही स्थान तथा एक ही तिथि के एक ही संग्रह से लिया गया एक्स का द्विक प्रदर्शक होता है में एक्स किसके लिए लिखा गया है? तो टोटोटाइप, होलोटाइप, पैराटाइप, नियोटाइप। तो ये होता है होलोटाइप के लिए, तो इसका ऑप्शन होलोटाइप हो जाएगा। डिटेल की ओर चलते हैं। तो टेक्सोनॉमी के अंतर्गत नामकरण के दौरान विभिन्न प्रकार के नमूने एकत्र किए जाते हैं। इन्हें कई प्रकार में बांटा गया है, जिसमें आइसोटाइप, होलोटाइप और डुप्लीकेट होते हैं। तो इस प्रकार आपका होलोटाइप ऑप्शन था, इस प्रकार होलोटाइप आपका प्रश्न ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 23वां प्रश्न है। 23वें प्रश्न में कहा गया है वर्गीकरण की बेंथम एवं हुकर पद्धति है। तो आपने इससे पहले भी प्रश्न में हमने बताया था किस प्रकार की थी, प्राकृतिक थी। तो ये प्राकृतिक पद्धति हो जाएगी, नेचुरल सिस्टम हो जाएगा। फाइलोजेनेटिक पद्धति, कृत्रिम पद्धति, इनमें से कोई नहीं, तो प्राकृतिक पद्धति हो जाएगी यानी नेचुरल सिस्टम। डिटेल की ओर चलते हैं। तो आप पाएंगे बीजी पौधों के विभिन्न लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण 3 पद्धतियां हैं। पहली 3 पद्धतियां कौन है ये पूछा जाता है। बीजी पौधों के विभिन्न लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण की कितनी पद्धतियां हैं? तो 3 पद्धतियां हैं। पहली है प्राकृतिक पद्धति यानी नेचुरल सिस्टम, जिसे बेंथम हुकर ने दिया है। अगली है फाइलोजेनिक पद्धति, जिसे एंगलर एम प्रांटल ने दिया है तथा हचिंसन ने। और तीसरी है कृत्रिम पद्धति, जिसे हम आर्टिफिशियल सिस्टम कहते हैं, जिसे लिनियस और थियोफ्रस्ट ने दिया है। इस प्रकार इसमें कई सारे प्रश्न के उत्तर आ जाते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे और अपने एग्ज़ाम को बीट कर सकते हैं। इसकी तैयारी करिए, वीडियो पूरा अवश्य देखिए, और अपने जो मित्र हैं, यार हैं जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उससे संबंधित आप इनको शेयर करिए, लाइक करिए हमारे वीडियो को। यदि इसमें कोई कमी हो तो अवश्य बताना, हम इसमें और सुधार करेंगे। अगला प्रश्न है बेंथम हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण है। तो बेंथम हुकर द्वारा आप अभी जानते हैं, इससे पहले पढ़ा था, प्राकृतिक है, ये आप देख चुके हैं। आगे प्रश्न चलते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। बेंथम और हुकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण पद्धति है। तो अभी आपने जाना था ये वर्गीकरण जो था प्राकृतिक था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बदल बदल कर पूछे जाते हैं। बेंथम व हुकर के वर्गीकरण पद्धति में कुल कितनी सीरीज हैं? तो टोटल 21 सीरीज हैं बेंथम एवं हुकर द्वारा। डिटेल की ओर चलते हैं, 21 सीरीज किस तरह हैं देखते हैं। बेंथम एवं हुकर ने बीजयुक्त पौधों को द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्म एक बीजपत्री में विभाजित किया, जिसे हम
मोनोकाइटोडॉन्स कह भी विभाजित किया। इसके द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण में 21 सीरीज हैं, जिसमें 14 सीरीज जो हैं द्विबीजपत्री की हैं और 7 सीरीज एक बीजपत्री की। इसको भी आप डिटेल से समझना है। 21 सीरीज है, या एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है द्विबीजपत्री की कितनी सीरीज हैं बेंथम हुकर द्वारा प्रकाशित, तो आप कहेंगे 14 सीरीज है। आगे चलते हैं। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है, तो आप जानते होंगे, पहले ही बता चुके हैं, 1969 में व्हाइटेकर ने दिया था। इसको अभी आज अच्छी तरीके से समझ लीजिए, और इसके अतिरिक्त हम अन्य भी आपको बता देते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा व्हाइटेकर। डिटेल की ओर चलते हैं तो आप देखते हैं 5 जगत प्रणाली व्हाइटेकर ने 1969 में दी थी। 4 जगत प्रणाली कोपलैंड ने 1938 में दी थी। 3 जगत वर्गीकरण हेकल ने 1866 में दिया था, और 2 जगत वर्गीकरण लीनियस ने 1735 में दिया था। और वर्गीकरण का पिता भी हम लीनियस को ही कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की सर्वगत सबसे छोटी श्रेणी क्या है, तो सबसे छोटी इकाई जॉन डे ने जात की दी थी। तो ये जात सबसे छोटी इकाई है, वंश है, गण है, वर्ग है, तो ये भी वर्गीकरण के ही श्रेणी है, लेकिन जात सबसे छोटी होती है, यानी स्पीसीज। द लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज यूनिवर्सल यूजेज इज स्पीसीज। स्पीसीज हो जाएगा, क्योंकि कई सारी स्पीसीज के जब होती है तो उसमें एक आता है जीनस, और कई सारी जीनस के बाद फैमिली आती है, कई सारी फैमिली मिलने के बाद गण यानी ऑर्डर आता है, और कई सारे ऑर्डर के मिलने के बाद वर्ग यानी क्लास बनता है, कई सारे क्लास मिलने के बाद फाइलम यानी संघ बनता है, और कई सारे संघ मिलने के बाद जगत बनता है, जगत के बाद महाजगत यानी डोमेन बनता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि ये श्रेणियाँ बटी हुई हैं। डिटेल की ओर चलते हैं। वर्गीकरण की सबसे छोटी श्रेणी स्पीसीज है। वर्गीकरण की विभिन्न श्रेणियां छोटे से बड़े की ओर हैं, यानी सबसे छोटी हो गई जात, फिर वंश हो गया, फिर फैमिली, फिर गण, फिर वर्ग, फिर फाइलम, फिर जगत, फिर डोमेन होता है। इस प्रकार कई कैटेगरियों में बांटा गया। आगे चलते हैं। स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड, यानी जंतु व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एंटोमोलॉजी कहते हैं, एथनोबायोलॉजी कहते हैं, एथोबायोलॉजी, इकोलॉजी। जंतु व्यवहार को क्या कहते हैं, जबकि आपने देखा होगा एंटोमोलॉजी जो है ये कीटों से संबंधित अध्ययन होता है। इकोलॉजी जो होती है वो जीवों के वातावरण के जीव परस्पर अंतर अध्ययन किया जाता है। एथनोबायोलॉजी जो होती है वो व्यक्तियों और जीवों के वातावरण के संबंध में होता है, जबकि एथोलॉजी जो होती है जंतु व्यवहार का अध्ययन करती है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन एथोलॉजी हो जाएगा, ये एथोलॉजी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार आपने वर्गीकरण से संबंधी ये दूसरी सीरीज आपने पढ़ी है, देखी है, इसको आप डिटेल से देखना, समझना, और कई बार इसको वीडियो को देखना, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए और फैक्ट टू फैक्ट सारी जानकारी आपको मिलती रहे, और आप अपने एग्ज़ाम को बीट कर सकें। और इस प्रकार आपने पूरा वीडियो देखा। धन्यवाद, नमस्कार।